नमस्कार, मैं पूर्णिमा कपूर भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से मैं आपको कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय का पाठ उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ आएगा, लेकिन यह तभी समझ आएगा जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे। तो आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप इसे पूरी वीडियो को ही देखें। धन्यवाद। आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारे जैसे कि पाठ का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता कोई मात्र एक व्यक्ति ही नहीं है, कोई संस्था, कोई फर्म। हर वो संस्था, हर वो फर्म, हर वो व्यक्ति जो किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी सेवा का प्रयोग करता है, तो वह उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति है जो अपनी सीमित आय के माध्यम से अपनी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करके अपनी समस्त आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहता है। वह अपनी जो भी उसकी सीमित आय है, जितने भी साधनों से उसे आय प्राप्त होती है, अपनी हर इच्छा को, हर आवश्यकता को पूरा करना चाहता है और पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहता है। इसी को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता व्यवहार, अब हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार से आशय उस विधि से है जिसके द्वारा उपभोक्ता ये चयन करता है कि उसे कौन सी आवश्यकता को किस क्रम पर पूरा करना है, वह अपनी आय को किस प्रकार से व्यय करे कि उसकी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। लेकिन उसके लिए उसे अपनी सभी आवश्यकताओं को एक निश्चित क्रम देना होता है। जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं उन्हें वह प्रथम क्रम पर रखता है, जो उससे कम आवश्यकताएं होती हैं द्वितीय क्रम पर रखता है। इसी प्रकार से समस्त आवश्यकताओं को वह एक एक क्रम पर रखता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करके अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है। वही हमारा उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता का उद्देश्य उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना, यानी कि अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट होना है, तभी वह उपभोक्ता संतुलन होगा। इसके लिए हमें उदासीनता वक्र रेखा और तटस्थता वक्र रेखा के माध्यम से हम इस उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत को समझेंगे। जैसे कि इसमें उदासीनता वक्र रेखा, यानी कि हमें वक्र के माध्यम से इस चीज़ को समझना है। उदासीनता वक्र रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से, जब हम कोई भी उत्पादक दो वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उसके सामने विभिन्न संयोग यानी कि विभिन्न परिस्थितियां आती हैं और उनके माध्यम से वह अपनी समान संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। विभिन्न संयोगों से संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। इस वक्र की सहायता से उपभोक्ता व्यवहार को उसकी अनुसूची द्वारा प्रदर्शित करता है। यह अनुसूची दी गई है, इसके द्वारा हम उपभोक्ता व्यवहार को दिखाएंगे कि किस प्रकार से उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग तटस्थता समूह बनाते हैं। किस प्रकार से? जो ये उपभोक्ता उदासीनता वक्र रेखा है, इसके माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। जैसे हमने कहा कि उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न संयोगों से दो वस्तुओं के उत्पादन से या दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से वह अपनी संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो उसके लिए हमने एक वक्र रेखा बनानी है। ये 0 x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहाँ पर संतरे की मात्रा लिखी है और इधर हम लिख रहे हैं आम की मात्रा। इसमें देखिए ये संतरे की मात्रा 1 2 3 4 और 5। उपभोक्ता की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, वह अपनी समस्त आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहता है। तो वह किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है, उसके लिए हमें ये वक्र रेखा देखनी है।
इस यहाँ पर आम का देखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। जैसे कि हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता के बाद बहुत सारे संयोग हैं और किन्हीं दो वस्तुओं का उसे उत्पादन करना है, तो वो किस प्रकार से उनके उत्पादन से अपनी संतुष्टि प्राप्त करेगा। प्रथम संयोग कहता है कि जब उसके पास संतरे की मात्रा 1 है तो वह आम की मात्रा 32 रखता है। आम की मात्रा 32 और संतरे की मात्रा 1, तो इस प्रकार से उसका संयोग बनता है। ये इसके बाद संतरे की मात्रा जैसे ही उसने बढ़ाई तो आम की मात्रा कम हो गई। संतरे की मात्रा 3, आम की मात्रा 20। संतरे की मात्रा 16, संतरे की मात्रा 4, आम की मात्रा 16, संतरे की मात्रा 5, आम की मात्रा 14। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये उदासीनता वक्र रेखा, जो ये उदासीनता वक्र रेखा बनती है, ये किस प्रकार से पूर्ण बनती है। ये हमारा बनता है उदासीनता वक्र, जिसके माध्यम से हम संतरे की मात्रा और आम की मात्रा के विभिन्न संयोगों को दर्शाते हैं। ए, बी, सी, डी और ई। एक ऐसा संयोग है जहाँ पर अगर संतरे की मात्रा 1 है तो आम की मात्रा 32 है। बी ऐसा संयोग है जिसमें संतरे की मात्रा 2 है तो आम की मात्रा 25 है। सी ऐसा संयोग है जिसमें संतरे की मात्रा 3 है और आम की मात्रा 20 है। इसी प्रकार से संतरे की मात्रा 4 होने पर आम की मात्रा 16 और संतरे की मात्रा 5 होने पर आम की मात्रा 15 होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम किन्हीं दो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से हमारे सामने विभिन्न संयोग आते हैं जिससे उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार के वक्र रेखा को ही हम उदासीनता वक्र रेखा, इंडिफरेंस कर्व, IC के नाम से प्रदर्शित करते हैं। इसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र रेखा या तटस्थता वक्र रेखा। इसे तटस्थता वक्र रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उपभोक्ता अपनी सीमित आय के साधनों के माध्यम से इन्हीं दो वस्तुओं का उत्पादन करने में, इन्हीं दो वस्तुओं का सेवन करने में वह तटस्थ रहता है कि यदि वो किसी एक की मात्रा को बढ़ाता है तो उसे उसके लिए दूसरे की मात्रा को कम करना होगा, तो वह यहीं तक तटस्थ रहता है और उसके अलावा उसके सामने कोई और स्थिति नहीं आती। इस प्रकार से उदासीनता वक्र रेखा का प्रत्येक बिंदु, हर बिंदु ए बिंदु, बी, सी, डी और ई, प्रत्येक बिंदु दो बिंदुओं के विभिन्न संयोगों के साथ साथ संतुष्टि के समान स्तर को बताता है और इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता तटस्थ रहता है, यानी कि उसे अपने सभी उत्पादनों का इसी प्रकार से संयोग बनाने होते हैं। प्रथम संयोग, द्वितीय संयोग, तृतीय संयोग, चतुर्थ संयोग और पंचम संयोग। इसके बाद ये तो था उदासीनता वक्र। इसके बाद हम पढ़ते हैं उदासीनता वक्र की विशेषताएं। जैसे कि अब हम ये देख रहे हैं जो हमारा ये वक्र बना है, पहली विशेषता ये बताती है कि यह वक्र दाहिनी ओर झुकता है। तो जब यह वक्र बनता है तो यह वक्र हमेशा इस प्रकार से बनता है, तो यह बाएं से दाईं ओर झुकता है। उदासीनता वक्र, इसकी पहली विशेषता यही होती है कि यह वक्र सदैव
बाएं से दाएं की ओर, यहाँ से देखिए बाएं से ये दाएं की ओर जा रहा है, तो उदासीनता वक्र सदैव बाएं से दाएं की ओर झुकता है। दूसरी विशेषता बताती है कि उदासीनता वक्र रेखाएं मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होती हैं। मूल बिंदु शून्य से प्रदर्शित कर रखा है हमने इसको, तो जो ये उदासीनता वक्र रेखा बनती है यह मूल बिंदु की ओर हमेशा उन्नतोदर होती है, उठे हुए चंद्रमा के समान होती है। इसी प्रकार से तीसरी विशेषता देखते हैं, उदासीनता वक्रों का एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि विभिन्न संयोगों के माध्यम से होता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि एक संयोग दूसरे संयोग के समानांतर हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। यह किसी भी रूप में हो सकता है, तो यह आवश्यक नहीं है। यह इसकी विशेषता है कि यह समानांतर होना आवश्यक नहीं है। इसके बाद इसकी चौथी विशेषता, यह वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। जैसे कि आप देख रहे हैं, चूंकि ये वक्र है, वक्र रूप में खींचा जाता है, तो यह ना तो y अक्ष को स्पर्श करता है और ना ही x अक्ष को स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से हमने इसकी चारों विशेषताएं देखी। उदासीनता वक्र दाहिनी ओर झुकता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, समानांतर होना आवश्यक नहीं है और यह किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। इसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? जैसे कि आपको बताया गया है कि उपभोक्ता के समक्ष विभिन्न संयोग बनते हैं और वह उन्हीं संयोगों के माध्यम से अपने वक्र बनाता है। अब हम इसको सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसे निर्धारित करते हैं यह देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है सीमांत प्रतिस्थापन दर। अभी हमने पढ़ा कि उपभोक्ता के समक्ष दो संयोग होते हैं, कोई भी दो संयोग हो सकते हैं, आम की मात्रा और सेब की संतरे की मात्रा। आम की मात्रा के संयोग ये संयोग बताए गए हैं। इसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर अब हम देखेंगे कैसे निर्धारित की जाती है। सबसे पहले उसके लिए हमें पढ़ना होगा सीमांत प्रतिस्थापन दर किसे कहते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है। एक ऐसी दर जिस दर पर कोई व्यक्ति एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करता है। जब उपभोक्ता किसी एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उसके दूसरी वस्तु का त्याग करता है, वही उसकी सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। जिस दर पर कोई व्यक्ति एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों के साथ बदलने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर यहाँ पर x की एक इकाई बढ़ती है तो y की 6 इकाई कम होती हैं। तो यहाँ पर तो कुछ भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन द्वितीय संयोग में परिवर्तन हुआ है कि y की 6 इकाई कम होती हैं x की 1 इकाई के लिए। x की 1 इकाई के लिए y की 6 इकाई कम होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं, जब हमारी इकाई संतरे की इकाई 14 से 10 हुई तो यहाँ पर हमारी 4 इकाई कम हुई 1 इकाई का उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से ये अनुपात बना 4:1। फिर चतुर्थ संयोग के लिए 10 की जगह 8 हुआ, 8 इकाई यानी कि 2 का त्याग करना पड़ा 1 इकाई के लिए। और फिर 8 से 7 यानी कि 1 इकाई का त्याग करना पड़ा 1 इकाई बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से हमारे समक्ष यह जो दर आई है
6:1, 4:1, 2:1 और 1:1। यह दर यह प्रदर्शित करती है कि एक इकाई के संयोग को बढ़ाने के लिए, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के लिए दूसरे संयोग की किस इकाई का त्याग करना, कितनी इकाई का त्याग करना पड़ा। तो यह हमारी सीमांत प्रतिस्थापन दर कहलाती है। सीमांत प्रतिस्थापन दर को हम एक सूत्र के माध्यम से भी, ग्राफ के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए, सीमांत प्रतिस्थापन दर जब किन्हीं दो वस्तुओं का संयोग हमारे समक्ष होता है तो हम यह देखते हैं कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के लिए दूसरी वस्तु का हमें त्याग करना पड़ा, दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का त्याग करना पड़ा। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, ये हमारा जो संयोग बनता है, ये R बिंदु, ये S बिंदु, तो जो ये त्याग करना पड़ रहा है इतना, ये जो त्याग करना पड़ रहा है ये कहलाएगा डेल्टा y और ये कहलाएगा डेल्टा x। जो भी परिवर्तन हुआ उसको हम डेल्टा y और डेल्टा x के नाम से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा y, x का उत्पादन बढ़ाने से, जब हमने x का उत्पादन बढ़ाया तो हमें y संयोग का उत्पादन, y इकाई का उत्पादन कम करना पड़ा। तो इस प्रकार से सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सीमांत प्रतिस्थापन दर डेल्टा y, y वस्तु की इकाई का परिवर्तन, डेल्टा x, x वस्तु की इकाई में होने वाला परिवर्तन। डेल्टा साइन परिवर्तन का सूचकांक है, यह परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। सेब और संतरे दो प्रकार, हमारे पास आम और संतरे दो प्रकार की वस्तुएं हैं। हमने इनके विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित किया है। हम ये देख रहे हैं कि आम और संतरे दोनों वस्तुओं के बीच पाई जाने वाली सीमांत प्रतिस्थापन दर, दोनों वस्तुओं के बीच पाई जाने वाली सीमांत प्रतिस्थापन दर का अनुपात उदासीनता वक्र के ढाल को बताता है। जो भी इनमें परिवर्तन हुआ वह यह वक्र इस ढाल को प्रदर्शित करता है। तो इसके लिए इस चित्र में आपको तटस्थता वक्र दिखाया जा रहा है, इसी को तटस्थता वक्र भी कहते हैं और उदासीनता वक्र रेखा भी कहते हैं, जिसके माध्यम से हम सीमांत प्रतिस्थापन दर को निश्चित करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, यह क्या है? साधारणतया किन्हीं दो वस्तुओं के, जब जैसे हमने आम और संतरे के प्रयोग के लिए कहा है, किन्हीं दो वस्तुओं से संबंधित x प्रतिस्थापन दर घटती हुई दर होती है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक इकाई का उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे दूसरी इकाई का उत्पादन किसी सीमा तक घट रहा है। तो जो त्याग किया जा रहा है एक इकाई को बढ़ाने के लिए, दूसरी इकाई का जो त्याग किया जा रहा है, जो उसकी दर में कमी आ रही है, उसको घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। आप निश्चित करेंगे कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके उत्पादन में भी कमी आ रही है, इसकी दर घट रही है, अनुपात घट रहा है। एक इकाई के संयोग को बढ़ाने के लिए दूसरी इकाई के अतिरिक्त संयोग में जो कमी आती है, प्रति यूनिट के अनुसार, हर समय के अनुसार जो कमी आ रही, 6 से अनुपात 4 हुआ, 4 से अनुपात 2 हुआ, 2 से अनुपात 1 हुआ, तो इसमें जो कमी आई है
वह कहलाएगी घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि साधारणतया किन्हीं दो वस्तुओं से संबंधित x सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है। तो हमने पढ़ा सीमांत प्रतिस्थापन दर, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, और इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका उपयोगिता। उपभोक्ता के समक्ष बहुत से व्यवहार आते हैं, वह उन्हीं के द्वारा अपने उपयोगिताओं को दर्शाता है। उपयोगिता अगला टॉपिक है उपयोगिता। इसी को हम तुष्टि गुण भी कहते हैं। उपयोगिता क्या है? जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु की वह क्षमता, वह कैपेसिटी जो हमें संतुष्टि प्रदान करती है, वह उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। कोई भी वस्तु जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, हम सेवन कर रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में हमें संतुष्ट करती है, वह उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। इसके पश्चात उपयोगिता की विशेषताएं। पहली विशेषता तो यह होती है कि यह अमूर्त धारणा है। यह अमूर्त धारणा है। उपयोगिता अमूर्त धारणा इसलिए कहलाती है क्योंकि कोई भी वस्तु हमें किस हद तक संतुष्ट कर सकती है, कितनी हमें उपयोगिता पहुंचा रही है, हम इसका कोई निश्चित आकार बनाकर नहीं दिखा सकते। ना ही हम इसको छू सकते हैं, ना ही हम इसको किसी आकार में देख सकते हैं। तो इसीलिए इसको अमूर्त धारणा बताया गया है। यह सिर्फ अनुभव के आधार पर ही इसका ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि उपयोगिता का सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। दूसरी विशेषता आती है उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है। दूसरी विशेषता क्या है कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि कोई वस्तु अगर हमारे लिए उपयोगी हो तो वह हमारे लिए लाभदायक भी हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए उपयोगी तो होती हैं लेकिन वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होती। जैसे शराबी व्यक्ति के लिए शराब पीना उपयोगी कहलाएगा क्योंकि वह शराब पिए बिना नहीं रह सकता। धूम्रपान करने वाले के लिए धूम्रपान करना उपयोगी कहलाएगा क्योंकि वह उसके बिना नहीं रह सकता। यानी कि किसी भी ऐसे पदार्थ का सेवन करना आपके लिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, लाभदायक ना हो, चूँकि आप उसके आदी हो चुके हैं, आप उसके सेवन की आदत बन चुकी है, तो वह आपके लिए उपयोगी तो हो सकती है लेकिन लाभदायक नहीं हो सकती। इसके बाद इसकी तीसरी विशेषता बताती है उपयोगिता वस्तुगत न होकर आत्मगत होती है। उपयोगिता वस्तुगत न होकर आत्मगत होती है। कोई भी वस्तु जब हम उसका प्रयोग करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर वस्तु आपके लिए उपयोगी हो, हर वस्तु आपके लिए उपयोगी है ऐसा अनिवार्य नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति के लिए तो उपयोगी होती हैं लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अनुपयोगी होती हैं। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल दे रहे थे, एक शराबी व्यक्ति के लिए शराब उपयोगी है क्योंकि वह उसको सेवन करने का आदी हो चुका है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए वही शराब अनुपयोगी होगी क्योंकि वह उसका सेवन करने की आदत नहीं है। इसी प्रकार से नशीले पदार्थ, कोई भी नशीला पदार्थ हो, ये
वस्तुगत यानी कि उसके लिए, हर व्यक्ति के लिए कोई भी नशीला पदार्थ हर व्यक्ति के लिए उसको संतुष्ट नहीं करता, उसके लिए उपयोगिता नहीं रखता। वह सिर्फ उन्हीं वस्तुओं के लिए उपयोगिता रखता है जो उसका सेवन करने के लिए आदी हो चुके हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि वस्तुगत न होकर आत्मगत, यानी कि व्यक्ति पर निर्भर करती है। इसकी चौथी विशेषता, उपयोगिता समय व स्थान के साथ परिवर्तित होती है। स्थान के साथ परिवर्तित होती है। उपयोगिता समय व स्थान के साथ परिवर्तित होती है। समय, जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन आता है, ग्रीष्म काल से शीतकाल आता है, तो ग्रीष्म काल में तो हमारे लिए सूती वस्त्र उपयोगी होते हैं, लेकिन शीतकाल समय में वह हमारे लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। और शीतकाल में प्रयोग करने वाले जो ऊनी वस्त्र होते हैं वह इस समय ग्रीष्म काल के लिए हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं। तो इसलिए उपयोगिता समय के साथ तो परिवर्तित हो गई, लेकिन स्थान के साथ परिवर्तन, जैसे कि आप देखते हैं नदी के किनारे पर रेत के ढेर ऐसे ही पड़े रहते हैं, मिट्टी के ढेर पड़े रहते हैं, लेकिन जब वही ढेर, वही रेत, वही मिट्टी ट्रॉलियों में भरकर, बुग्गियों में भरकर शहरों में लाया जाता है, उस स्थान पर जहाँ पर बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, तो वहीं पर वो रेत, वो मिट्टी उतनी ही उपयोगी हो जाती है और उसके लिए कोई ना कोई मूल्य चुकाना पड़ता है। एक स्थान पर पड़ा हुआ रेत जो कि अनुपयोगी था, सिर्फ स्थान परिवर्तन होने के कारण वह आज उपयोगी की श्रेणी में आ गया। तो इस प्रकार से हम इसकी चौथी विशेषता देखते हैं, उपयोगिता समय व स्थान के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ी उपयोगिता की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। उपयोगिता को दो भागों में बांटा गया है, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। अब ये सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता किसी सीमा तक मिलने वाली उपयोगिता। जब हम किसी वस्तु का निरंतर प्रयोग करते हैं तो उस वस्तु के प्रयोग करने से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती रहती है, वह एक समय ऐसा आता है कि जब हम उसका प्रयोग करना, सेवन करना बंद कर देते हैं, तो उस समय में हमारी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता शांत हो जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु के प्रयोग से मिलने वाली शनै शनै यानी कि धीरे धीरे एक एक रूप में मिलने वाली संतुष्टि सीमांत उपयोगिता कहलाती है। और कुल उपयोगिता पहली इकाई के सेवन से लेकर अंतिम इकाई के सेवन तक जो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है किसी भी वस्तु का सेवन करने से, जब हमें वस्तु के सेवन की पहली इकाई से लेकर अंतिम इकाई तक जो भी हमें उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता को हम तीन श्रेणी में रखते हैं। पहली आती है धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। सीमांत उपयोगिता तीन प्रकार की होती है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। धनात्मक सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु का सेवन करने से जब तक हमें उसकी प्रति इकाई से उपयोगिता प्राप्त होती है, एक निश्चित सीमा तक हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, तो वह हमारी धनात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। दूसरा वाक्य शून्य।
जब किसी वस्तु का निरंतर प्रयोग करने से हम एक समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम उस वस्तु का सेवन करना बंद कर देते हैं, हमारी और इच्छा नहीं होती उस वस्तु का सेवन करने की, तो वह स्थिति शून्य सीमांत उपयोगिता कहलाती है। लेकिन तीसरा आता है ऋणात्मक। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि जब हमने किसी वस्तु का सेवन करना, प्रयोग करना शुरू किया, तो उसका प्रयोग शून्य स्थिति तक आने के बाद भी हम कर रहे हैं, निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, तो वह वस्तु उस समय हमें उपयोगिता ना पहुंचाकर हमारे लिए अनुपयोगी बन जाती है, हमें नुकसान पहुंचाने लगती है। तो उस समय की स्थिति को हम ऋणात्मक उपयोगिता कहते हैं। इस चीज़ को हम चित्र के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति भोजन करने बैठता है, भोजन करता है, तो यहाँ तो आती है रोटी की मात्रा और यहाँ आती है उपयोगिता। उपयोगिता को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे अमूर्त धारणा बताया गया है, लेकिन उपयोगिता का मूल्यांकन हम संख्या के आधार पर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ करेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए, इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। सीमांत उपयोगिता, जैसे कि हमने बताया कि सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु के सेवन से मिलने वाली कुल उपयोगिता किसी वस्तु की प्रति इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कहलाती है। तो जब हमें भूख लगती है और हम भोजन करना शुरू करते हैं, तो पहली रोटी से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है वह हमें 35 उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी के बाद तो हमारी कुछ भूख शांत हो जाती है, लेकिन जब हम उसके बाद दूसरी रोटी का सेवन करते हैं तो हमारी उपयोगिता 25 हो जाती है। फिर हमारी कुछ भूख शांत हो जाती है, फिर हम तीसरी रोटी का सेवन करते हैं तो हमारी उपयोगिता 15 हो जाती है। और एक समय वो आता है कि जब हमारी चौथी रोटी का सेवन करने से हमारी उपयोगिता 5 हो जाती है और पांचवी रोटी का सेवन करने से हमारी उपयोगिता 0 हो जाती है। 0 यानी कि अब हमारी भूख शांत हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम रोटी का सेवन करते हैं। हमने छठी रोटी का सेवन किया तो हमारी उपयोगिता माइनस में चली गई, यानी कि वह हमें नुकसान पहुंचाने लगी, तो हमारी उपयोगिता -5 हो गई। और फिर भी हमने प्रयोग किया, उसके बाद एक रोटी का और सेवन किया तो हमारी उपयोगिता -10 हो गई। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं प्रति इकाई मिलने वाली उपयोगिता। एक इकाई से 35, दूसरी इकाई से 25, तीसरी इकाई से 15, चौथी इकाई से 5 और पांचवी इकाई पर हमारी उपयोगिता 0 हो गई। ये 0 उपयोगिता है। और ये सीमांत उपयोगिता है, धनात्मक उपयोगिता है। और ये हो जाती है ऋणात्मक उपयोगिता। इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कुल उपयोगिता क्या होगी। पहली इकाई के सेवन से हमें जो उपयोगिता मिली वह 35 थी, दूसरी इकाई के सेवन से हमें उपयोगिता मिली वह 25 थी, तीसरी इकाई के सेवन से हमें उपयोगिता मिली वह 15 थी, चौथी इकाई के सेवन से हमें जो उपयोगिता मिली वह 5 थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता के कुल योग से
हम कहते हैं कुल उपयोगिता। इस प्रकार से हमें जो उपयोगिता प्राप्त हुई 80, यह हमारी कुल उपयोगिता कहलाएगी। तो इसके लिए बच्चों आज इतना ही, आगे की पार्ट में देखेंगे।